नमस्कार दोस्तों, 18 अगस्त 2021 के डेली 30 में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी का टर्म है और हम लोग लवणता पे प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ग्रुप में सुबह ही बता दिया गया था, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। 10 प्रश्न करंट अफेयर पे भी देखेंगे, 20 प्रश्न इस पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, उत्तर दीजिए। लवणता अधिक होने पर वाष्पीकरण भी अधिक होता है और जिस सागर में लवणता की मात्रा जितनी अधिक होती है वह सागर उतनी ही देरी से जमेगा। पहला गलत है, क्योंकि वाष्पीकरण जहां पे ज्यादा होगा वहां पे लवणता कम हो जाएगी। ऐसा होगा? लवणता अधिक होने पर वाष्पीकरण भी अधिक होता है, ऐसा लिखा जा रहा है। लवणता जो है, लवणता की मात्रा जो है वो जल की बनावट, सोचिएगा मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। यहां आपको बताना है कौन सा सही है। तो लवणता अधिक होने पर वाष्पीकरण भी अधिक होता है, ऐसा नहीं। वाष्पीकरण अधिक होने पर लवणता अधिक होती है, ये बात सही है। लेकिन लवणता अधिक होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा, ये सही नहीं है। लवणता जो डिपेंड करती है उसमें, लवणता में जल की मात्रा, जल मतलब लवणता की मात्रा जो है वो जल की बनावट, संचरण, जीव जंतुओं, प्लवकों, इनके वितरण को काफी हद तक प्रभावित करती है। लवणता में जो ये रिलेशन दिया है ये उल्टा है। जिस सागर में लवणता की मात्रा जितनी अधिक होगी वो सागर उतनी देर से जमेगा, ये बात बिल्कुल सही है। लवणीय जो जल होता है वो देर से जमता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। महत्व यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़िएगा, पीडीएफ आपको दिया जाता है डेली। अगला जो प्रश्न है, सागरीय जल के संगठन में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों का सही अवरोही क्रम क्या है? ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। सागरीय जल का जो संगठन है, इस संगठन में जो कंपोजिशन है उसमें देखें तो कुल मात्रा, लवण के प्रकार हम देखें और उनकी कुल मात्रा, इस क्रम में अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जाता है और सोडियम क्लोराइड के बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्लोराइड क्लोराइड पहले सोडियम फिर मैग्नीशियम, और उसके बाद में जो अगला है वो है मैग्नीशियम सल्फेट फिर कैल्शियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट फिर कैल्शियम सल्फेट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये अवरोही क्रम है जो पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। यहां पर इनकी मात्रा ये दी हुई है ना, कितना क्या लवणता का प्रतिशत और कितना प्रति 1000 ग्राम में, मतलब लवणता कितनी पाई जाती है और कुल लवणता में कितने प्रतिशत। तो सोडियम क्लोराइड 77.8%, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट। ऐसे उठाइए, सोडियम से याद रखिए क्लोराइड, फिर क्लोराइड यहाँ यही रहेगा मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ये क्रम आप रट लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा महासागरीय जल की लवणता का स्रोत नहीं है? भूपर्पटी में विद्यमान लवणीय पदार्थ, बिल्कुल सही है। यहाँ से लवणता नदियों के द्वारा बह के जाती है। हिमानी जल, नदियां और ज्वालामुखी। तो नदियां भी हैं, नदियां लेके जाती हैं, ज्वालामुखी भी है। हिमानी जल में लवणता नहीं होती है, ठीक है ना। हिमानी जल इसका ये स्रोत नहीं होता है। बाकी ये सब है, पवन, नदी, ये सब कारक हैं जिनके द्वारा जाती है। ज्वालामुखिता से जो राख निकलती है उसमें लवणता होती है। लवणता को व्यक्त किया जाता है तो इसकी जो इकाई होती है लवणता को व्यक्त करने की, तो ग्राम प्रति हजार में इसको व्यक्त किया जाता है। इसमें ग्राम प्रति हजार, प्रतिशत का साइन नहीं, प्रतिशत में एक आप स्लैश लगाते हैं ऊपर नीचे, ऐसे आप जीरो लगा देते हैं। इसमें नीचे वाले जीरो दो होते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको जो व्यक्त किया जाता है, मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं, इसको ऐसे व्यक्त किया जाता है, ऐसे प्रति हजार। यहाँ दो जीरो ये हजार को दिखा रहे हैं, प्रति हजार मतलब ग्राम प्रति हजार को दिखा रहे हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सामान्यतः सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो लवणता की ये परिभाषा ही दी हुई है। सागरीय लवणता की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो वो परिभाषा ही आपको दी हुई है। इसी को ऑर्सेनिक सैलिनिटी कहा जाता है। सागरीय जल में का जो भार है और उसमें जो घुले हुए पदार्थ है ना, जो डिसॉल्व सब्सटेंस है उसमें, उनको अगर उससे देखा जाए तो उनका जो अनुपात होता है उसी को सागरीय लवणता कहा जाता है। इसको इसी साइन से, ग्राम प्रति हजार से इसको व्यक्त किया जाता है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बढ़िया प्रश्न है, कई बार यूपीएससी में इसको पूछा गया है। नदियों का जल, सागरीय हिम और सागरीय धाराएं। अब यहाँ पर लवणता प्राप्त कहां से होती है, तब सागरीय हिम नहीं होगा, लेकिन सागरीय हिम से लवणता प्रभावित जरूर होती है। प्रभावित होना का मतलब है कम और ज्यादा होना, प्राप्त होने का मतलब है बढ़ना। तो प्राप्त तो नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं
लवणता है और उसमें सागरीय जल मिल जाएगा तो लवणता कम हो जाएगी। तो प्रभावित करने वाले जो कारक पूछे जा रहे हैं तो ये सभी हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। सागरीय जल का अगर जमाव हो जाएगा तो लवणता में, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में देखें तो अगर उसमें जमाव तो नगण्य वृद्धि होगी, कोई बहुत ज्यादा प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं जो मिल गया, आगे जल आके मिल गया तो वो कम कर देगा। इसी कारण से क्षेत्रीय और स्थानीय विभिन्नताएं भी इसमें पाई जाती है। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो जो सागर दिए हैं उनमें से आपको करना होता है। निम्नलिखित लिखा है, इसमें जो मृत सागर है, डेड सी है, उसमें लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है। 238 प्रति, मतलब 238 ग्राम प्रति हजार इसमें है। वैसे ये वान झील जो लेक वान है टर्की में पाई जाती है, उसमें सबसे ज्यादा लवणता है 330 ये पाया जाता है। एक प्रश्न भी आगे मैंने इस पे सेट किया है क्योंकि उसको याद रखना भी जरूरी है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो औसत जो खारापन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। औसत खारापन जो अरब सागर के जल का है वो 35 पीपीटी इसमें लिखा हुआ है। जरा पीपीटी का फुल फॉर्म बताइएगा। पीपीटी का फुल फॉर्म आप बताएंगे, है ना? हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री के अक्षांशों के मध्य 35.14, बंगाल की खाड़ी में 30, अरब सागर में ये 36 तक भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। 36 भी आपको दिया जाए तो इसको सही आप मानेंगे। ठीक है, तो ये पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट सॉल्ट लेक, इसको नमक झील के नाम से भी जाना जाता है। यूएसए में पड़ता है, उटाह प्रांत, यूएसए के उटाह प्रांत में ये स्थित है। उसके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हिस्से में स्थित है। क्षारीय झील है और इसकी इसमें जो लवणता है, लवणता के लिए जानी जाती है। इसी कारण से प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। लंबाई चौड़ाई आपको नहीं याद रखना है, लेकिन जॉर्डन, बीबर और बियर नदियां इसमें गिरती हैं, ये जरूर आपको याद रखना है। इस झील से किसी भी नदी का निकास नहीं होता है, कोई नदी यहाँ से निकलती नहीं है, गिरती हैं यहाँ नदियां। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? तो समुद्र में अगर घनत्व बढ़ जाता है तो लवणता बढ़ जाती है, लेकिन अगर गहराई देखेंगे तो गहराई कम हो जाएगी। डिपोजिशन के कारण भी ऐसा होता है। तो लवणता बढ़ती है तो गहराई, लवणता बढ़ती है और गहराई कम हो जाती है अगर घनत्व बढ़ता है। ठीक है, समुद्र में जल का घनत्व अगर बढ़ता है तो लवणता में वृद्धि का सूचक होता है। सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। वान झील अनातोलिया की सबसे बड़ी झील है। अनातोलिया का जो पठार है वहां पर वान झील पाई जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी बंद झीलों में से एक इसको माना जाता है। और लवणता अधिक पाए जाने का कारण यही है, बंद झील है, इसमें बाहरी जल आके आपको मिलेगा नहीं, तो वहीं पे जो लवणता है वो बनी हुई है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है। कभी आपसे पूछ लिया जाए अनातोलिया पठार ये कहाँ है, तो ये भी आप टर्की में टिक कर सकते हैं। ठीक है, और वान झील दुनिया में बंद झीलों में से एक ये मानी जाती है। खारी झील है, आसपास के पहाड़ों से निकलने वाली कई धाराओं से जल प्राप्त करती है और ये बंद है, ये भी ध्यान रखिएगा। सागरीय जल की बाहर से कोई बहुत वैसे जल नहीं आता है। सागरीय जल की लवणता में न्यूनतम योगदान किसका है? ये प्रश्न आप बताइए। जैसे सबसे अधिकतम आपसे पूछा जाए तब तो आपने बता दिया, सोडियम क्लोराइड नाम आ गया आपके जहन में, तुरंत आपने बता दिया। लेकिन न्यूनतम पूछ लिया जाए तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट चौथे नंबर पे आता है। तो यही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वही सूची आप तैयार कर लेंगे तो इस प्रश्न का भी उत्तर दे देंगे। यहाँ पे कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उस पर, उन संभावनाओं पर हम प्रयास करते हैं, उन संभावनाओं को तलाशते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो सागरीय लवणता का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो भूमि है। भूमि से बहकर जो चीजें नदियों के द्वारा जाके सागर में पहुंचती हैं तो उनसे लवणता सबसे ज्यादा, सबसे प्रमुख यही है। लवणता सागर तक जो पहुंचाती हैं नदियां, तो वो भूमि से ही लेके जाती हैं। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? जल की जो लवणता प्रवणता है उसको दिखाता है। वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट को कौन दर्शाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हैलोक्लाइन रेखा होती है। हैलोक्लाइन के द्वारा जल लवणता प्रवणता को दर्शाया जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा मापा किससे जाता है, तब भी आप कहेंगे हैलोक्लाइन से। हैलो से आप लवणता को ध्यान रखेंगे। सारागैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो सारागैसो जो समुद्र है, यहाँ पे लवण आप मत टिक कीजिएगा, ये विशिष्ट समुद्री वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। अंटार्कटिक जो क्षेत्र है, अंटार्कटिक, मैं गलत बोल गया,
मतलब अटलांटिक बोलना था मुझे, अटलांटिक महासागर में ये स्थित ये क्षेत्र है और इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवरेखीय धारा के भ्रमण से होती है। सारागैसम वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है और इसका नाम इसी कारण से सारागैसो पड़ा। बाकी इसमें जो अट्रैक्शन पावर है, कुछ भी ऊपर से निकलता है खींच लेता है, इन सब कहानियों को आपने सुना होगा। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग किस रूप में पाया जाता है? तो शेष जो अलवण जल है सबसे ज्यादा तो आपको बता दिया गया कि बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में है। इसके बाद में आप देखेंगे तो भूमिगत जल के रूप में ये पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग जो है वो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। कुल मात्रा का 3%, अलवण जल की कुल मात्रा का 3% जो टोटल है उसका 68.7% ध्रुवीय छत्रक में, यानी कि टोटल जो अलवणीय जल है पूरी पृथ्वी पर वो 3% है ही है टोटल जल का। उनमें से 3% जो है उसको अगर 100 यूनिट माने तो उसमें से 68.7% ध्रुवीय वर्ग छत्रक का है हिमनदों के रूप में। फिर 30.1% इनमें से आता है आपका भूमिगत जल के रूप में, बाकी फिर सतही जल और अन्य रूपों में आपको मिलेगा। तो सेकंड स्थान आपका भूमिगत जल ही आता है। अगला जो प्रश्न है, हमारे ग्रह में मृद जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मृद जल जब आपसे पूछा जाएगा तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय जो हिमनद हैं वहां पर ही ये मिलेगा। हिमनद याद रखिएगा, ग्लेशियर्स याद रखिएगा, जो परमानेंट स्नो है, अस्थाई हिमनद है, वहां पर यह मिलता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 97% खारा जल है, 3% है जो आपका जल पाया जाता है अलवणीय। तो उनमें से जो टोटल है उनमें से सबसे ज्यादा ध्रुवीय बर्फ के रूप में ही ये जमा मिलता है। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। पहला ऑप्शन 1% से। मीठा जल जो है, जो पीने योग्य, मतलब आप कह सकते हैं मीठा जल जो है जिसका उपयोग आप करते हैं, 1% से कम, ये भी फैक्ट सही है। और पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक के रूप में पाया जाता है। तो दूसरा तो गलत है, अभी व्याख्या हमने की है, तो गलत हो जाएगा। अलवण जल के 3% में से लगभग 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में पाया जाता है। और इस प्रकार उपयोग के लिए अलवण जल की कुल मात्रा 1% से भी कम आपको मिलती है, क्योंकि 3% है, 3% में से बाकी ध्रुवों के रूप में ही जमा रहेगा। तो मीठा जल जो मिलेगा, जो पीने योग्य जल है, उपयोग के लिए जल है, केवल पीने योग्य नहीं, तो 1% से भी कम, लगभग 1% ये पाया जाएगा। और 68.7% की ध्रुवीय छत्रक के रूप में, वहां पे 95% दिया है, तो गलत हो जाएगा। झील वान जो टर्की में है, कितनी लवणता इसमें पाई जाती है? तो ये आप डिस्कस हम कर चुके हैं, 330 ग्राम प्रति हजार यहाँ पे लवणता पाई जाती है। मृत सागर का भी ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, 238। लाल सागर में 36 से 41 और ग्रेट साल्ट लेक में 220। लाल सागर ऐसा मत सोचिएगा लाल है तो ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे दे दिया गया है। अंतिम प्रश्न आज के टॉपिक पे है, लाल सागर एक उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? तो लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। किसका? एक्सियल बेसिन का उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लाल सागर पे ये दो प्रश्न है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, इस कारण से ये रखे गए हैं। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का जो संबंध है वो विकलांग लोगों से है, डिसेबिलिटीज, पीपल विद डिसेबिलिटीज, उनसे रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये काम हुए। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में ये विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाला अभियान, इसको हरी झंडी दी गई है। और सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए देश भर से विकलांग लोगों की एक टीम इसमें शामिल की जाएगी और सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाले विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक विश्व रिकॉर्ड इसमें बनाए जाने की बात की जा रही है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है, विकलांग लोगों की टीम को सशस्त्र बलों के दिग्गजों की एक टीम होगी, टीम क्ला बोलेंगे इसको, इसका ध्यान रखिएगा। और इसको प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके हेल्प से ये लोग काम करेंगे। और अभियान कुमार पोस्ट जो सियाचिन ग्लेशियर तक में है, तो पोस्ट तक इनको चलाया गया, ये जो टीम है इसको। और ये जो कार्यक्रम है ये विकलांगों से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 69वें ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? कौन 69वां ग्रैंड मास्टर बना है, पूछा जा सकता है, शतरंज से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका नाम है हर्षित राजा। हर्षित राजा कहाँ के हैं? तो ये पुणे के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में पुणे है ना। तो ये ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और उन्हें व्हील मास्टर्स ओपन में जीएम बनने की उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। डेनिस वैगनर के खिलाफ अपना अंतिम जीएम मानदंड जो है वो इन्होंने प्राप्त किया है, ग्रैंड मास्टर जो मानदंड है उसको प्राप्त किया है। और विश्व शतरंज संगठन फिडे है,
है ना। और इसके द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को एक जीएम यानी ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। सर्वोच्च खिताब होता है। अभी तक 68 हो चुके थे और ये 69वें बन गए हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया? तो अशोक चक्र दिया गया है बाबूराम को। बाबूराम जी को मरणोपरांत ये अशोक चक्र दिया गया है। और सर्वोच्च कमांडर जो सशस्त्र बलों के होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बल, पुलिस, पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनके जवानों को 144 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इसमें सैन्य अभियानों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिशन इन डिस्पैच की मंजूरी भी कर्मियों को दी गई है, 28 मिशन इन डिस्पैच। और यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि 144 वीरता पुरस्कार जो दिए गए हैं उनमें अशोक चक्र मिला है बाबूराम को, एएसआई जम्मू कश्मीर पुलिस के थे, मरणोपरांत ये मिल रहा है, ध्यान रखना। कीर्ति चक्र अल्ताफ हुसैन भट्ट को मिला है मरणोपरांत, ये कांस्टेबल थे जम्मू कश्मीर पुलिस के। और शौर्य चक्र मिला है मेजर अरुण कुमार पांडे, राष्ट्रीय राइफल्स, ये भारतीय सेना में उसके थे। मेजर रवि कुमार चौधरी, इनको राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना में, इनको भी शौर्य चक्र। और कैप्टन आशुतोष कुमार, कैप्टन विकास खत्री, सिपाही नीरज अहलावत, कप्तान सचिन रूमबेन सिकेरा, ग्रुप कैप्टन परमिंदर एंटील, बिग कमांडर वरुण सिंह, ये लंबी लिस्ट है, इन सबको मिला है, एक बार लिस्ट देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, कोकण सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो कोकण भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। भारत और ब्रिटेन, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारत की जो इंडियन नेवी है, इन दोनों के बीच में ये द्विपक्षीय, वार्षिक द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज है कोकण। और भारतीय नौसेना का जहाज तंबर इंग्लैंड पोर्ट्समाउथ पहुंचा, पोर्ट्समाउथ में यह आयोजन हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोर्ट्समाउथ कौन गया था ये भी पूछा जा सकता है, कौन सा जहाज? तो ये जहाज है तबर, ये गया है, इंग्लैंड में पड़ता है पोर्ट्समाउथ। और ये आयोजन होता रहता है। रॉयल नेवी के एच वेस्टमिंस्टर ने हिस्सा लिया है, जो उनका रॉयल नेवी की ओर से जो हिस्सा लेने वाला है, और इधर से जहाज तबर ने हिस्सा लिया है। हाल ही में सुडोकू के गॉडफादर के रूप में प्रसिद्ध किस व्यक्ति का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बड़ा ही बढ़िया यह गेम होता है। माकी काजी का निधन हुआ है, अभी 69 साल के ही थे। और निकोली उनकी एक पत्रिका थी, उसको भी इन्होंने प्रकाशित किया था 1989 के 1980 के दशक में इन्होंने किया था। और तब से उन्होंने एक लोकप्रिय खेल जिसमें 9x9 ग्रिड की, प्रत्येक व्यक्ति स्तंभ और वर्ग में 1 से 9 तक की संख्या भरनी होती। सुडोको आपने खेला होगा, ना खेला हो तो खेलिए, बढ़िया है आपकी मेंटल एक्सरसाइज के लिए। तो उन्होंने इसको इजाद किया था। और माकी काजी का जन्म जापान में सापोरो एक स्थान पड़ता है, वहां पे हुआ था, जापानीज थे। और फिर इन्होंने सुडोको की उत्पत्ति का, मतलब देखा जाए खेल के रूप में तो इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस उत्पत्ति का श्रेय अगर पहले देखा जाए तो यूलर को भी दिया जाता है, एक स्विस गणितज्ञ थे, लेकिन आधुनिक समय में जो चल रहा है उसका श्रेय माकी काजी को ही दिया जाता है। सुडोको से रिलेट करके यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 16 अगस्त 2021 को देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? भाजपा की दोनों जगह गवर्नमेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरी जन्म ये पुण्यतिथि मनाई गई है 16 अगस्त 2021 को। और ये 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में जन्मे थे, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे। और 1996 में पहला कार्यकाल इनको 13 दिन का मिला, फिर 98 में से 99 तक 13 महीने के लिए, और उसके बाद में 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करके 3 बार प्रधानमंत्री रहे। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। हाल ही में चर्चा में रहा कदबुर रिजर्व फॉरेस्ट किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो कदबुर रिजर्व फॉरेस्ट जो है, ये पर्यावरणविदों की मांग यहाँ पर की गई है उनके द्वारा कि सिलेंडर लोरिस के संरक्षण के लिए कुछ ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाए। इस कारण से ये चर्चा में आया है। और ये रिजर्व फॉरेस्ट पड़ता है तमिलनाडु में। आपसे सुमेलित करने में ये पूछा जा सकता है ना। और जो सिलेंडर लोरिस है, ये भारत और श्रीलंका की स्थानिक, है ना, मूल लोरिस की एक प्रजाति है। और ये जो है एंडेमिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये रिजर्व फॉरेस्ट जो है तमिलनाडु के करूर जिले में पड़ता है। भाई इतना, इससे ज्यादा जानने की जरूरत आपको नहीं है।
इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, डेली टेस्ट देना चाहते हैं ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का, और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम को आप 109 के सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। और हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उनको आप जरूर ज्वाइन करें, आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर वो उपलब्ध है। बाकी नए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च होने वाले हैं जल्द ही, उनके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप इसको फॉलो करते रहें हमारे चैनल को। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। आज से हमने एक 1 मिनट जीके का एक प्रोग्राम चालू किया, उसमें छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण मुद्दों पर। अच्छा लगे तो बताइएगा, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला जो प्रश्न है, वित्तीय समावेशन सूचकांक का संबंध किससे है? तो वित्तीय समावेशन जो सूचकांक है, ये संबंध किससे पूछा जा रहा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक से ये संबंधित है। 17 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी इसको जारी किया है। ये भी प्रश्न बनता है कि किसने जारी किया है, और भारत में वित्तीय समावेशन की सीमा का आकलन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो सूचकांक है, ये अप्रैल 2021 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में कई घोषणाओं का हिस्सा भी है ना। और वित्तीय समावेशन सूचकांक की अवधारणा जो है, ये सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक और पेंशन क्षेत्र का विवरण सम्मिलित करते हुए की गई थी। 0 से 100 तक की सीमा में वित्तीय समावेशन की विभिन्न पहलुओं की जानकारी इसमें प्राप्त की जाती है। 97 संकेतक इसमें है, ठीक है। और विभिन्न पैरामीटरों पर देखा जाता है, उपयोग और गुणवत्ता जैसे व्यापक पैरामीटर है, तो 3 पैरामीटर हैं, उन पे इनको परखा जाता है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में पूर्व दिग्गज फुटबॉलर गेर्ड मुलर का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? तो गेर्ड मुलर जो है, ये संबंधित है पश्चिम जर्मनी से रिलेटेड है, और ये फुटबॉलर थे। 62 मैचों में 68 गोल किए थे इन्होंने पश्चिमी जर्मनी के लिए। हालैंड के खिलाफ 1974 विश्व कप फाइनल में विजयी गोल भी उसमें शामिल है, और अभी ये नहीं रहे, है ना। और फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी ये बैलोन डोर जो होता है पुरस्कार, वो भी प्राप्त कर चुके हैं, फुटबॉलर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। फुटबॉलर है, ये भी ध्यान रखना है, और जर्मन फुटबॉलर है। अंतिम प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है असम। पहले भी हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। 13 अगस्त को पारित किया है, डेट पूछी नहीं जानी चाहिए लेकिन ध्यान रखिएगा। और मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 गैर गोमांस खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है। ये मंदिर या सत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध लगाता है। ये बिल असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त करेगा, और उसके आगे ये अब माना जाएगा, है ना। और किसी जो असम से और उसके माध्यम से मवेशियों के अंतरराज्यीय परिवहन को जो है वो प्रतिबंधित करता है ये दस्तावेज। ये ध्यान रखिएगा कि उसकी तस्करी भी नहीं की जा सकती, अलग भी नहीं बेचा जा सकता। कैसा लगा आप जरूर बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। आपका एक दिन डाउट सेशन ले लूं, कई लोगों के प्रश्न पड़े हैं काफी दिनों से। थैंक यू सो मच।